हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, तो इसमें जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका जो है हम लोग आंसर जो है उसमें हम लोग देखे थे, उसको जो है सॉल्व किए थे और उसको डिस्कस किए थे। वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका था और इसलिए वहाँ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को जो है वहाँ नहीं बना पाए। इसलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, और इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में यहाँ डाला हुआ है। वीडियो में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग जान लेते हैं कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में जो है 20 दिया हुआ है, जिसमें से कि 10 बनाना है। प्रत्येक का जो है मार्क्स कितना है, तो 2 मार्क्स का है। तो 10 जो है एग्जाम में सॉल्व करना रहता है, लेकिन 20 क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। तो इसमें से जो है 2 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 20 मार्क्स का आपको सॉल्व करना रहेगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, गिव 2 एग्जांपल्स। हिंदी में बहुभ्रूणता क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। तो बहुभ्रूणता क्या है, बहु मतलब समझ रहे हैं ज़्यादा, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। तो कहता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वैसा प्रक्रिया है जिसमें जो ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनता है, इससे एक एम्ब्रियो के जगह पर सीड या ओव्यूल के अंदर बहुत सारा एम्ब्रियो जो है बन जाता है। तो बीज या अंडक यानी सीड या ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो के बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ऐसा कहाँ पाया जाता है, 2 एग्जाम्पल पूछा गया है, तो 2 एग्जाम्पल में लिखना होगा। एक तो साइट्रस फ्रूट्स में, जैसे आपको लेमन हो गया और ऑरेंज हो गया, इसमें होता है, और दूसरा मैंगो में पाया जाता है। जो साइट्रस है इसमें जो है जो एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस का सेल जो है वो डिवाइड करके बहुत सारा एम्ब्रियो बना देता है, और मैंगो के केस में जो है जो ओव्यूल का सोमेटिक सेल है, इसके डिवीजन से बहुत सारा एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। कौन कौन सा, साइट्रस में लेमन और ऑरेंज, इधर हो गया मैंगो। इसके अलावा एनिमल में भी इस तरह का पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है 9 बैंडेड आर्माडिलो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है और इसके 2 एग्जांपल्स क्या है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस अगर पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ करते हैं। तो इसको क्लोनिंग में किया जाता है, बहुत सारा जो है सीडलिंग्स तैयार करने में किया जाता है, और आजकल इसका उपयोग जो है हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यही हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है का डेवलपमेंट जो है बताना है कैसा, मोनोस्पोरिक। यानी हिंदी में क्वेश्चन हमारा है कि भ्रूण कोश के एक बीजाणु विकास को परिभाषित करें। तो हम लोग जानते हैं कि जो ओव्यूल है इसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल पाया जाता है, जो ट्वेन डिप्लॉयड होता है। ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जो है हैप्लॉयड सेल्स अर्धगुणित कोशिका बनते हैं, जिनको मेगा स्पोर कहा जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड और 4 जो है मेगा स्पोर बना हैप्लॉयड अर्धगुणित। अब इनमें से 3 जो है वो जनरली नष्ट हो जाता है, और मात्र 1 जो है हमारा जो है मेगा स्पोर जो है फंक्शनल बचता है। अब ये 1 मेगा स्पोर जो फंक्शनल बचा, इसमें 3 बार लगातार समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है, लेकिन उसमें साइटोकाइनेसिस जो है नहीं होता है, और जिसके चलते जो है टोटल 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला जो है एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। तो चूंकि ऐसा भ्रूण कोश जो है 1 मेगा स्पोर से डेवलप किया है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश का एक बीजाणु विकास कहा जाता है। यह जो है एंजियोस्पर्मिक पौधों का कैरेक्टर। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है वेयर आर लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स फाउंड एंड व्हाट इज देयर रोल। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या हैं और इनकी क्या भूमिका है या इनका क्या कार्य है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं पढ़ाया था कि टेस्टिस जो है, प्रत्येक जो है टेस्टिस के अंदर लगभग 250 चैम्बर पाए जाते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है। और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 के संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है जिसके अंदर शुक्राणु बनता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो खाली जगह है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो कि इंडोक्राइन जो है फंक्शन जो है करता है, अंतःस्रावी जो है फंक्शन करता है। तो इन्हीं कोशिकाओं के समूह को लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ लिखेंगे कि टेस्टिस के जो लोब्यूल्स हैं इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो इंटरस्टिशियल सेल्स है इसमें ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, तो इनका काम लिखना होगा कि इनका क्या कार्य है। तो लिखेंगे कि इंटरस्टिशियल जो है सेल्स के कार्य डैश देकर लिखेंगे कि इनका कार्य जो है मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। और ये नियंत्रित होता है किससे, तो इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से आता है उससे ये कंट्रोल होता है। तो इसका फंक्शन बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है। तो हो गया कहाँ पाया जाता है और क्या काम है, हो गया। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज जिफ्ट। जिफ्ट क्या है, तो जिफ्ट का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यह जो है ART का एक प्रकार है। ART मतलब एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो इसमें जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इनफर्टिलिटी में किया जाता है। तो इसमें करना क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है, तो लिखना होगा कि इस प्रक्रिया में जिफ्ट क्या है, तो इसका फुल फॉर्म लिख देना होगा। इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। किसका टाइप है, तो ART का टाइप है। उसके बाद इसमें लिखना होगा आंसर में कि कैसे ये होता है। तो इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु को बाहर जो है इसको जो है फर्टिलाइज कराया जाता है लैब में। और उसके बाद फर्टिलाइज करके जो जाइगोट बनता है या फिर जाइगोट के डिवीजन से 8 सेल तक का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए प्रोसेस का नाम हो गया जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। किसका टाइप है, तो ART का एक टाइप है जो कि किस लिए किया जाता है, फीमेल में इनफर्टिलिटी जो है को रोकने के लिए। तो ये हो गया हमारा जिफ्ट हो गया। पांचवा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वंशानुगति या पैतरागतिकी का जो है गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत जो है 2 वैज्ञानिक जो है इंडिपेंडेंटली जो है दिए थे। सटन जो है 1902 ईस्वी में और बोवेरी जो है 1903 ईस्वी में। तो पहले लिखेंगे कि क्रोमोजोमल थ्योरी जो इनहेरिटेंस का है इसको दिया गया था सटन एंड बोवेरी के द्वारा 1902-1903 ईस्वी में। इस सिद्धांत के अनुसार जीन जो है वो क्रोमोजोम पर लगे रहते हैं और लीनियर वे में यानी रैखिक क्रम में लगे रहते हैं। गुणसूत्र पर जीन रैखिक क्रम में लगे रहते हैं, इनका एक निश्चित स्थान होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के समय जब समजातीय गुणसूत्र जो है आपस में जो है जोड़ा बनाते हैं और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है जिसमें जीन का आदान प्रदान होता है, अपने टुकड़ों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद ये जो है होमोलोगस क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं और जो सेट है 2 सेट क्रोमोजोम का, इसमें से प्रत्येक सेट जो है अलग अलग गैमीट में प्रवेश करता है। तो ये जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये बतलाता है कि मियोसिस के दौरान जो जीन जो है का जो एक्सचेंज हुआ, विनिमय हुआ, इसके बाद जो क्रोमोजोम जो है ये गैमीट में जाएगा ये निर्धारित करेगा कि आगे जो है ऑफ स्प्रिंग्स में कौन से लक्षण जाएंगे और कौन से लक्षण नहीं जाएंगे। तो ये हो गया हमारा गुणसूत्रीय सिद्धांत किसका, तो वंशानुगति का। तो ये हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया।
तो अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज होमोलॉगी, गिव एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। समरूपता या समजातता क्या है, समजातीय अंगों के उदाहरण दें। तो कहता है कि समजातता क्या है, तो एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग जीवधारी बना हो और उसमें जो है अंगों में समानता हो, बेसिक प्लान यानी उसके संरचना में समानता हो, लेकिन वर्तमान में कार्य अलग अलग कर रहा हो, तो यह गुण जो है समजातता कहलाता है। और ऐसे ऑर्गन्स आपस में जो है समजातीय ऑर्गन्स या समजातीय अंग कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं यानी रीढ़ वाले जंतु हैं, इनके जो है 4 लिम्स या लिम्स भी कह सकते हैं पैर, तो इनके जो पैर हैं जितने भी जो है वर्टिब्रेट्स हैं, इनका बेसिक प्लान सेम है, यानी एक ही एंसेस्टर से ये सब उत्पन्न हुए हैं और इनके पाँव का जो है संरचना, मौलिक संरचना समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे चमगादड़ जो है का पैर रूपांतरित हो गया उड़ने के लिए, उसके बाद घोड़ा का पैर जो है रूपांतरित हो गया दौड़ने के लिए, मनुष्य का पाँव चलने के लिए। तो इस तरह से कार्य अभी अलग अलग है लेकिन बेसिक संरचना यानी इसमें जो बोन है जो उसका जो है संरचना जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन वर्तमान समय में कार्य अलग अलग कर रहा है। तो ऐसे समजात ऑर्गन्स का उदाहरण जो है पहला हो गया क्या, तो वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ वाले जंतुओं के पैर, ठीक है। और उसके बाद पौधा में अगर जाएं तो पौधों में भी एग्जाम्पल है समजात ऑर्गन का, कौन सा, बोगनविलिया के पौधे में पाए जाने वाला कांटा, और कुकुरबिट्स कुकुरबिटा फैमिली के जो पौधे हैं इनमें पाए जाने वाला टेंड्रिल, ये आपस में समजात ऑर्गन है। कैसे, तो ये दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है, तना के रूपांतरण है, लेकिन यानी बेसिक प्लान सेम है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग है अभी, क्योंकि थॉर्न जो है सुरक्षा दे रहा है, पौधे को बचा रहा है, और टेंड्रिल जो है इसको क्लाइंब करने में, किसी वस्तु को पकड़कर ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तो ये हो गया कि होमोलॉगी क्या है और होमोलोगस ऑर्गन्स के उदाहरण। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां जो है वो है नेम पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसेस फाउंड इन आरएनए। आरएनए में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारों का नाम बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि आरएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा है, तो राइबोज शर्करा है। तो लिखेंगे आंसर में कि आरएनए में राइबोज नामक पेंटोज शर्करा पाया जाता है। इसका सूत्र हो गया C5H10O5। और इसमें नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन सा है, तो 4 तरह का नाइट्रोजनी क्षार जो है होता है आरएनए में। एक्चुअली 2 तरह का है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में हो गया 2 टाइप, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन 2 तरह का हो गया, साइटोसिन और यूरासिल। तो नाइट्रोजनी क्षार 4 तरह के हो गए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। और शुगर कौन सा हो गया, पेंटोज शर्करा। ये हो गया आरएनए का पेंटोज शर्करा और इसके नाइट्रोजनी क्षार। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन देम। जो अनुलेखन के इकाई हैं इनके कौन कौन से भाग हैं, इनको परिभाषित करना है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके 3 जो है मुख्य भाग है। कौन कौन सा है, तो पहले हम लोग जान लेंगे कि जो प्रतिलेखन इकाई जो है, ठीक है, कहता है कि डीएनए का वह खंड है, प्रतिलेखन इकाई जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वह खंड है जिसका अनुलेखन आरएनए में होता है, जो कि ट्रांसक्राइब हो रहा है किसमें, आरएनए में। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग है, तो पहला भाग है इसका प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है, तो यह अनुलेखन प्रारंभ करने वाला भाग है और यह संरचनात्मक जीन के 5' सिरे की ओर उपस्थित होता है। दूसरा भाग इसका है स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। यह बीच का मुख्य भाग है और कहता है कि जिसमें वास्तविक आनुवांशिक जानकारी होती है और यही खंड एमआरएनए बनाता है जो बाद में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तीसरा है टर्मिनेटर।
टर्मिनेट मतलब समाप्त करना। तो कहता है यह अनुलेखन इकाई जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है का अंतिम भाग होता है और जो 3' सिरे पर उपस्थित होता है, 3' एंड पर पाया जाता है। और कहता है कि यह आरएनए पॉलीमरेज को संकेत देता है कि अनुलेखन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब उससे डीएनए को अलग हो जाना चाहिए। तो ये जो है इसका आंसर हो गया कि 3 जो है इसके जो है भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के चार्जिंग का अर्थ क्या है? तो टीआरएनए के चार्जिंग का अर्थ क्या है इसमें आपको लिखना होगा। आंसर कैसे लिखिएगा? तो इसमें लिखना होगा कि किसी विशेष एमिनो अम्ल का सही टीआरएनए अणु से जुटकर एमिनो एसाइल टीआरएनए बनाना टीआरएनए का चार्जिंग कहलाता है। इसमें आगे थोड़ा सा लिखना होगा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एटीपी का इस्तेमाल करके एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नामक एंजाइम जो है यह एमिनो अम्ल को सक्रिय करके उसे टीआरएनए के 3' वाले एंड से 3' सिरे से जोड़ देता है। तो आपको टीआरएनए का चार्जिंग क्या है इसमें इतना लिखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नेम 3 स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया और विच स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया। कहता है कि मलेरिया जो है उत्पन्न करने वाले जो परजीवी है हमारा कौन सा प्लाज्मोडियम, इसके 3 प्रजाति का नाम बताना है और कौन सा प्रजाति मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न करना है ये बताना है। तो प्लाज्मोडियम का तो ऐसे 4 प्रजाति है, कौन कौन सा? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इसमें से कोई 3 लिख दीजिए। उसके बाद लिखना होगा कि मैलिग्नेंट मलेरिया कौन उत्पन्न करता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना होगा कि मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम प्रजाति से होता है जो काफ़ी घातक होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका? प्लाज्मोडियम वाले का। तो अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, व्हाट इज देयर रोल। इंटरफेरॉन्स क्या है, इनकी क्या भूमिका है या इनका क्या कार्य है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि इंटरफेरॉन्स जो है एक प्रकार के संकेतक प्रोटीन होते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं। जब कोई विषाणु या वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो ये जो है प्रोटीन उस कोशिका के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रोटीन को, संकेतक प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहा जाता है। अब इसका क्या रोल है, भूमिका क्या है? तो पहला हो गया कि यह जो इंटरफेरॉन कोशिका के द्वारा बनाया गया यह अगल बगल के स्वस्थ कोशिका को उस वायरस के संक्रमण से बचाता है। तो पहला जो है रोल हो गया इसका। दूसरा भूमिका हो गया कि ये जो है टी लिम्फोसाइट और जो प्राकृतिक जो है किलर कोशिका, किलर सेल्स होते हैं, इनको सक्रिय करके इम्यून सिस्टम जो है को संशोधित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको संशोधित करता है। और तीसरा हो गया कि यह कैंसर के कोशिकाओं के वृद्धि को रोकता है, इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है शॉर्ट में 12वां नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, व्हाट आर देयर नेम्स। प्राथमिक लसिका अंग को परिभाषित करें, इनका नाम क्या है, यानी इसका नाम बताना है और बोल पर डेफिनेशन देना है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। तो कहता है कि प्राथमिक जो है लसिका अंग, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वैसे अंग होते हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है और वे वहाँ परिपक्व होते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा कि प्राथमिक जो है लसिका अंग क्या है। अब इनके नाम बताएं तो नीचे लिखना होगा प्राथमिक लसिका अंग के नाम निम्नलिखित हैं। पहला बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा,
और दूसरा थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि। तो बोन मैरो जो है इसके अंदर सामने डैश देकर लिखेंगे कि बोन मैरो डैश देकर लिखेंगे, इसके अंदर बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और थाइमस जो लिखेंगे उसके सामने डैश देकर लिखेंगे इसके अंदर टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। प्राथमिक लसिका अंग क्या है? तो वैसे जो है अंग हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स बनते और परिपक्व होते हैं, और जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधी तंत्र है, इसके लिए ये समुचित कार्य करते हैं। नाम में अस्थि मज्जा एवं थाइमस, अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट बनता है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्टैटिन, राइट इट्स यूज। स्टैटिन का स्रोत क्या है, इसका उपयोग लिखें। तो पहले जानेंगे कि स्टैटिन है क्या। तो स्टैटिन एक तरह का ड्रग है, औषधि है, जिसका उपयोग ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को घटाने में किया जाता है। तो कहता है इसका सोर्स क्या है। तो स्टैटिन को जो है एक ईस्ट यानी कवक जो है, यूनिसेलुलर कवक जो है, मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से निकाला जाता है। तो ये हो गया सोर्स। कहेगा स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट यानी एकोस्कीय कवक है। इसका उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग में लिखेंगे कि यह रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित करता है, या बढ़ जाए तो उसको घटाता है। और कैसे करता है, तो इसके लिए जो है यह HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज नामक एंजाइम के कार्य को जो है रोक देता है। और यही कारण है कि इसका उपयोग जो है हाइपर कोलेस्टेरोल एमिया के उपचार में किया जाता है। तो ये हो गया पहला इसका। दूसरा हो गया कि ये जो है हार्ट अटैक से जो है बचाता है। तो ये दो इसका उपयोग हम लोग लिख देंगे, और स्रोत तो बता ही दिए कहाँ से आ रहा है, तो मोनास्कस परप्यूरियस नामक जो है इसका सोर्स है, इससे ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की परिभाषा यानी प्लाज्मिड क्या है। तो कहता है कि प्लाज्मिड जो है जीवाणु एवं कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट में पाया जाने वाला एक डबल स्ट्रैंडेड 2 धागे वाला छोटा गोलाकार DNA होता है, जो उसके मुख्य गुणसूत्र से अलग होता है और स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है, स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिकृति जो है ये तैयार कर सकता है। उसके बाद चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कहें कि यह आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर जो है बायोलॉजी में जीन क्लोनिंग एवं जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग एवं जीन उपचार के लिए महत्वपूर्ण वाहक यानी वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया प्लाज्मिड क्या है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ PCR। PCR का क्या उपयोग है। राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट ओनली। इसमें शामिल होने वाले चरणों का सिर्फ नाम लिखें, नाम बताना है, डिस्क्राइब नहीं करना है। तो आंसर में क्या लिखना है कि PCR एक ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट DNA के खंड यानी एक स्पेसिफिक DNA सेगमेंट, किसी विशिष्ट DNA के खंड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी एम्प्लीफाई करने में किया जाता है, जिससे प्रारंभिक छोटे नमूनों से लाखों प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। इससे क्या होगा कि जो DNA का छोटा टुकड़ा आरंभ में लिए थे, इससे लाखों कॉपी तैयार कर सकते हैं। सिंपली समझिए सामान्य भाषा में कि PCR क्या है, तो फोटोकॉपी मशीन के तरह है। DNA के एक छोटे टुकड़े का हजारों लाखों कॉपी हम इस मेथड के द्वारा तैयार कर सकते हैं।
अब कहता है कि इसका व्यापक उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बड़े पैमाने पर इसका उपयोग आनुवंशिक जो है अनुसंधान जेनेटिकल रिसर्च में, उसके बाद चिकित्सा निदान में, और उसके बाद कहता है फॉरेंसिक विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में, और आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बड़े पैमाने पर इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसका स्टेप पूछा है कौन कौन सा है, तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसको हिंदी में विकृतीकरण कहते हैं। दूसरा स्टेप है इसका एनीलिंग, और तीसरा है एक्सटेंशन या इलोंगेशन, जिसको विस्तार या फैलाव कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर 15। अगला क्वेश्चन हमारा 16 है, व्हाट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन या बीटी कपास क्या है। तो इसका आंसर हम लोग शॉर्ट में है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है संक्षेप में लिखेंगे कि बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या ट्रांसजेनिक पौधा है, जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से निकाले गए क्राई जीन को प्रतिरोपित किया गया है, जो इस पौधे में बीटी टॉक्सिन नामक एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, और यह प्रोटीन इस पौधे पर लगने वाले बॉल वर्म को मार देता है। जब यह बॉल वर्म इस पौधे से सैप को चूसता है, तो यह टॉक्सिन उसके आमाशय में जाकर उसके आमाशय के दीवार के कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे उसकी कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और कीट मर जाता है। तो ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है क्रॉप है यानी फसल है, और ये जो है मनुष्य तथा एनिमल्स के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह टॉक्सिन जो है जो बॉल वर्म है उसके आमाशय के पीएच पर काम करता है। तो बीटी टॉक्सिन क्या है समझ गए, ये जो है ट्रांसजेनिक पौधा है, और इसमें जो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जो जीवाणु है, इसके अंदर जो जीन था जो क्राई प्रोटीन बना रहा था, ठीक है, इस जीन को निकालकर इस पौधे में डाला गया है। क्या बनाने के लिए, क्रिस्टल प्रोटीन टॉक्सिन बनाने के लिए, जो बॉलवर्म को मारता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, व्हाट इज अ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हिंदी में स्पर्धा अपवर्जन नियम क्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि स्पर्धा अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही सीमित संसाधन लिमिटेड रिसोर्स के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां एक ही आवास में अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। एक प्रजाति दूसरे को विकसित नहीं होने देगा और उसे उस आवास से बाहर कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पैरामीशियम के दो प्रजाति को एक लिमिटेड रिसोर्स में जो है एक हैबिट जो है देकर लिमिटेड रिसोर्स देकर पाला गया, तो एक प्रजाति जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था वो दूसरे प्रजाति को जो है धीरे धीरे उस आवास से क्या कर दिया, हटा दिया। तो दोनों साथ में जो है नहीं रह सकता है, तो एक जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने लगता है, और जो नहीं डोमिनेट कर पाता है वो विलुप्त हो जाता है, आवास से खत्म। तो ये हमारा है व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, डिफाइन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित करें। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, शॉर्ट में हमेशा आता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। कि इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिस पर स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिकों के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
तो अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, व्हाट आर मेन मेथड्स ऑफ सच कंजर्वेशन। हिंदी में स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, इस संरक्षण के मुख्य तरीके कौन कौन से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कहता है कि प्राकृतिक आवास में प्रजातियों का संरक्षण करना ही स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, जिससे वह उस वातावरण में जीवित रह सके और विकसित हो सके जिसके लिए वे अनुकूलित हैं या वह अनुकूलित है। अब इसका अगला पार्ट था कि इस संरक्षण के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्या क्या जो है बनाया गया है जहां जातियों प्रजातियों को संरक्षित रखा जा सके। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, वन्य जीवन अभयारण्य है, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको जैव मंडल रिजर्व कहा जाता है। और चौथा सेक्रेड ग्रोव्स है, ऐसे जगह पर जो है इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। तो इतना आंसर में लिखना है। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। हिंदी में है रिवेट पॉपर परिकल्पना क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यह एक पारिस्थितिक सिद्धांत है, इकोलॉजिकल थ्योरी है, जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद प्रजातियों की तुलना हवाई जहाज के पंख में लगे रिवेट से करता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक प्रजाति एक विशिष्ट भूमिका निभाती है, ठीक वैसे ही जैसे पंख को जोड़ने वाला रिवेट एक या कुछ प्रजातियों के लुप्त होने से तुरंत पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम जो इकोसिस्टम जो है का पतन नहीं होता है, लेकिन बहुत अधिक प्रजातियों के लुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र जो है अस्थिर हो सकता है, जिससे अंततः उसका पतन हो सकता है। तो ये जो है हमारा आंसर है किसका, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में इतना बात आपको लिखना है। मेनली इसमें कहता है कि जैसे हवाई जहाज में रिवेट लगा रहता है बहुत सारा, एक दो गिर जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारा गिर जाए तो प्रभावित कर सकता है हवाई जहाज को। उसी तरह किसी इकोसिस्टम में जितने भी प्रजाति हैं, अगर एक दो विलुप्त हो जाए तो तुरंत जो है इकोसिस्टम डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत सारा प्रजाति जो है विलुप्त हो जाए तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। तो ये हमारा रहा 20 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है का क्वेश्चन और आंसर। तो अब हम लोग जान लेते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो एग्जाम में भी आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 6 दिया रहेगा, जिसमें से 3 बनाना है। प्रत्येक का मार्क्स कितना रहेगा, 5 मार्क्स, यानी टोटल 15 मार्क्स का यानी 15 नंबर का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। तो मॉडल पेपर में जो है हमारा 6 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको जो है एक एक करके हम लोग देख लेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे कैसे आप आंसर लिखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये है, एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के क्षति या ह्रास के कारणों की व्याख्या करें। तो जैव विविधता जो है के ह्रास या क्षति के जो है जितने भी कारण है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग बांटेंगे। पहला है हमारा आवास विनाश और विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आवास का नष्ट हो जाना, जब आवास ही नष्ट हो जाएगा तो जो प्रजातियां हैं वो रहेंगी कहाँ, रहने का जगह उनका कम पड़ेगा तो धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। तो इसका
आवास विनाश में सबसे पहला कारण क्या है, तो जंगल की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। तो जंगल की कटाई क्यों हुई, तो जैसे जैसे मनुष्य का आबादी बढ़ते चला गया, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, खेती करने के लिए और डैम्स बांध बनाने के लिए, तो इस सब कारणों से जो है धीरे धीरे हम लोग जंगल को काटते चले गए और इसके कारण जो है जीवधारियों का आवास जो है वो नष्ट होते चला गया और बहुत सारा प्रजाति जो है वो विलुप्त होते चला गया। दूसरा जो है इसमें है शहरीकरण, शहर बसाना, अर्बनाइजेशन। शहर जो है बनाने के लिए भी जो है क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ी और इसके कारण जो है जो तरह तरह के जो है प्रजाति हैं पौधों और जंतुओं के, ये विलुप्त हुए क्योंकि इसके लिए जंगल को काटा गया। अगला है हमारा औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्री को बैठाने के लिए, इसके लिए भी जगह चाहिए, तो आवास का विनाश हुआ किसके, बायोडाइवर्सिटी के। उसके बाद है अगला हमारा डी में जो है कृषि विस्तार, एग्रीकल्चर जो है को बढ़ाने के लिए, तो कृषि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आबादी बढ़ती गया तो ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ी और ज़्यादा भोजन के लिए ज़्यादा जो है कृषि जो है के ज़मीन की आवश्यकता पड़ी, ज़्यादा जो है क्रॉप्स जो है उगाना है, फसल उगाना है, तो ज़्यादा कृषि का जो है जगह चाहिए कृषि करने के लिए। तो इसके लिए भी जो है हमारा जो डिफॉरेस्टेशन हुआ और इसके चलते जो है जो जैव विविधता है इसका विनाश हुआ, आवास उसका ख़त्म हुआ, जैव विविधता का लॉस हुआ। अब आ जाएंगे हम लोग, दूसरा जो है ग्रुप है क्या, अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल किए, जैसे हंटिंग हो गया, शिकार, ठीक है। तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग जो है शौक से जो है शिकार करते थे। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है जंतुओं के खाल के लिए, सींग के लिए, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो है कुछ ऐसे जो है चीज़ों के लिए जो है शिकार करने लगे, जिनको जो है बेच कर वे लोग जो है बड़े पैमाने पर पैसा कमाने लगे। तो ये जो है जंतुओं का शिकार जो होने लगा, इसके चलते भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। मछली पकड़ना, बड़े पैमाने पर जो है फिश कैचिंग होने लगा, समुद्र में जो है क्या कहते हैं, पहले जो है छोटे छोटे नाव से जो है फिशिंग होता था, उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है का इस्तेमाल करके और जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से जो है फिशिंग होने लगा। तो ये भी जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कारण है। और उसके बाद जो है अगला है हमारा लकड़ी काटना। तो लकड़ी का जो है हम लोग फर्नीचर वगैरह जो है बनाने लगे, तो इसके लिए जो है लकड़ी चाहिए और लकड़ी कहाँ से आएगा, तो जंगल से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी जो है का कटाई होने लगा और इसके चलते जो है जंगल हमारा साफ होते चला गया और इसके चलते बायोडाइवर्सिटी लॉस होते चला गया। तीसरा ग्रुप है प्रदूषण का। अब प्रदूषण जो है कहता है जैसे हमारा जो है सॉइल का जो है प्रदूषण, एयर का पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन, यानी मिट्टी, हवा, जल, ये सब का प्रदूषण जो है जो बढ़ते चला गया मनुष्य के जो है एक्टिविटीज़ के कारण, मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण, इसके चलते भी बहुत सारे जो है जीवधारी जो है वो विलुप्त होते चले गए, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। तो प्रदूषण हो गया। इसके बाद अगला हमारा जो है वो है आक्रामक विदेशी प्रजातियों का आगमन, यानी इन्वेसिव एलियन स्पेसीज का जो है आना। जैसे जो है भारत में जो है जलकुंभी आया और जलकुंभी के आने से क्या हो गया कि धीरे धीरे जो है सारे जलीय जो है स्रोतों में ये जो है फ्रेश वाटर के जितने सोर्स थे उसमें धीरे धीरे पूरा फैल गया, पूरे भारत में आया, बंगाल में, और धीरे धीरे पूरे जो है भारत में फैल गया। जो जल में रहने वाले जितने भी जीवधारी पौधे हैं, जंतु हैं, इनको ऑक्सीजन का कमी होने लगा, ठीक है। तो प्रतियोगिता हो गया, ये जो है ज़्यादा मात्रा में जो है पूरे जो है पानी के ऊपर फैल जाता है, जिससे जो है सनलाइट अंदर नहीं जा पाता है और ऑक्सीजन जो है कम होने लगता है ऑक्सीजन में, तो जलीय जीवधारी नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो ये हमारा एक इन्वेसिव जो है स्पेसीज है। उसी तरह जो है और भी बहुत सारे हैं, जैसे गाजर घास जो है, जिसको हम लोग जो है गाजर घास कहते हैं। और ये जो है हमारे यहाँ जो गेहूँ आया था बाहर से आयात हुआ था, उसके साथ जो है चला आया भारत में और पूरे भारत में धीरे धीरे जो है ये फैल गया और इसके चलते भी बहुत सारे दूसरे पौधे जो है वो नष्ट हो गए। तो ये जो एलियन स्पेसीज है इसके कारण भी बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट में होने वाले, जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण भी
अचानक जो है टेम्परेचर का बढ़ जाना, घट जाना, ये सब जो चेंजिंग आया, तो इसके कारण जो है कहता है कि बहुत सारे जो है जीवधारी जो है वो विलुप्त हुए, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। और अगला है प्राकृतिक जो है आपदाएं, जिसको नेचुरल डिसास्टर कहते हैं, जैसे बाढ़ का आ जाना, बड़े पैमाने पर भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी का फटना, तो सूखा पड़ जाना, तो ये सब जो है किसमें है, प्राकृतिक आपदा में है। इसके कारण भी बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण पूछा जाएगा तो इतना सारा आपको लिखना। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग में, कहता है कि व्हाट इज जीन थेरेपी, डिस्क्राइब फर्स्ट केस ऑफ क्लिनिकल जीन थेरेपी। कहता है जीन चिकित्सा या जीन उपचार क्या है, और प्रथम नैदानिक जीन चिकित्सा का वर्णन करें। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग का। तो जीन चिकित्सा या जीन उपचार क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो परिभाषा इसका हो जाएगा कि जीन चिकित्सा एक वैसा तकनीक है जिसमें किसी खराब या गुम हुए जीन, मिसिंग जीन को बदलकर या निष्क्रिय करके या उसमें क्रियाशील जीन को जोड़कर रोग का इलाज या रोकथाम किया जाता है। तो ये डेफिनेशन पहले लिखना होगा कि जीन चिकित्सा क्या है। अब उसके बाद जो है इसमें कहता है कि इसका लक्ष्य यानी एम जो है, तो इसका लक्ष्य जो है बीमारी के जीन स्तर पर मूल कारण को ठीक करना है, न कि केवल लक्षणों को कम करना। यानी इसमें मूल स्तर पर बीमारी को ठीक करना है, केवल लक्षण को जो है कम करना इसका उद्देश्य नहीं। अब ये कितने तरह का होता है जीन थेरेपी, तो दो तरह का जीन थेरेपी होता है। पहला है सोमैटिक जीन थेरेपी यानी सोमैटिक जीन उपचार, और दूसरा जर्म लाइन जीन उपचार। सोमैटिक जीन उपचार में जो है बॉडी सेल्स जो दैहिक कोशिका है इसके जीन में सुधार किया जाता है, और जर्म लाइन जीन उपचार में जो जर्म सेल्स हैं, जो गैमीट को बनाने वाले सेल्स हैं, उसके जीन में उपचार किया जाता है। अब कहता है इसमें कि ये तो प्रकार हम लोग देख लिए। अब कहता है कि पहला क्लिनिकल केस जो है क्या था, तो पहला क्लिनिकल केस जो है जीन थेरेपी का जो है साल 1990 में जो है ये जीन उपचार किया गया। रोगी जो है उसका नाम था अशांति डी सिल्वा, जो कि 4 वर्ष की बच्ची थी, और इसे SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है बीमारी था। और इसमें कहता है कि ADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से जो है ये बीमारी होती है। तो इसी बीमारी के इलाज के लिए इसमें जीन थेरेपी किया गया था। 4 साल की बच्ची थी, और क्या नाम था इसका, क्या इसका नाम था शांति डी सिल्वा। कब हुआ था, तो 1990 ईस्वी। तो अब जान लेते हैं कि जो जीन थेरेपी किया गया था 1990 में, पहला जो है क्लिनिकल केस जो था, इसमें विधि क्या था, मेथड क्या था। तो मेथड जो है 3 स्टेप में है। विधि क्या, तो मरीज के टी लिम्फोसाइट को निकाला गया। तो टी लिम्फोसाइट है, इसको पेशेंट के टी लिम्फोसाइट को उसके बॉडी से निकाला गया। उनमें सही ADA जीन रिट्रोवायरल वेक्टर के माध्यम से डाला गया। तो रिट्रोवायरल वेक्टर के माध्यम से सही ADA जीन को सेल में, टी लिम्फोसाइट सेल में डाला गया। और तीसरा जो है कहता है संशोधित कोशिकाएं वापस शरीर में डाली गई। जो मॉडिफाइड सेल है इसको फिर शरीर में डाल दिया। तो ये था विधि हमारा किसका, तो पहला जो क्लिनिकल जो है जीन थेरेपी था उसमें क्या मेथड। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग का, कि एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू। निम्नलिखित में से किसी दो में अंतर बता। यानी 3 दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से किसी 2 में जो है आपको अंतर लिखना है। पहला है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जन्मजात और
उपार्जित जो है प्रतिरक्षा। दूसरा जो है हमारा हो गया एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय एवं निष्क्रिय जो है रोधकता या प्रतिरक्षा। और तीसरा है इंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म, हिंदी में भ्रूणकोश एवं परिभ्रूणकोश। तो 3 में से किसी 2 का आंसर आपको लिखना है। 2 जो है 2.5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 लिखेगा, प्रत्येक का जो है वैल्यू 2.5 मार्क्स हो गया। तो 3 ऑप्शन है, 2 लिखना है। तो पहला जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जन्मजात और अर्जित जो है प्रतिरक्षा या रोधकता। तो क्या डिफरेंस लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि जो जन्मजात है जन्म से मौजूद रहता है, और जो एक्वायर्ड है कहता है किसी विशेष रोग जनक यानी जो रोग कारक है पैथोजन है के संपर्क में आने के बाद शरीर में विकसित होता है। दूसरा लिखेंगे अविशिष्ट, अर्थात सभी रोग जनकों पर कार्य करती है। और इसमें लिखेंगे कि विशेष रोग जनकों के प्रति उच्च विशिष्ट, यानी किसी विशेष रोग जनक के प्रति ये हाईली स्पेसिफिक होता है, अति विशिष्ट होता है। तीसरा लिखेंगे हम लोग कि कोई स्मृति नहीं, इसमें कोई मेमोरी नहीं रहता है इस बॉडी में। और इसमें कहता है कि स्मृति मौजूद, इसमें मेमोरी जो है रह जाता है। और उसके बाद कहता है कि भविष्य में तेज और मजबूत प्रतिक्रिया, यानी इसमें मेमोरी है, इसलिए भविष्य में दोबारा जब किसी पैथोजन का अटैक होगा तो कहता है कि तेज प्रतिक्रिया जो है ये प्रदर्शित करेगा इम्यूनिटी। चौथा जो है डिफरेंस क्या लिखेंगे कि प्रतिक्रिया का समय जो है इसमें तुरंत, यानी तुरंत जो है यह प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स शो करता है। और ये जो है प्रतिक्रिया का समय, इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है क्या है, तो कहता है देर से, थोड़ा स्लो जो है रिस्पॉन्स देता है। अगला जो अंतर है वो हम लोग लिखेंगे इसमें कि इसमें जो है उदाहरण में क्या है, तो इसमें जो है त्वचा और श्लेष में, यानी स्किन और म्यूकस हो गया, या जो है आँख में जो आंसू आते हैं ये भी हो सकता है। और इसमें क्या है, तो इसमें कहता है कि उदाहरण में हम लोग लिखेंगे क्या, तो उदाहरण में लिखेंगे एंटीबॉडी लिख सकते हैं, टी लिम्फोसाइट लिख सकते हैं, और टीका यानी वैक्सीन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या अंतर है। तो चलिए इस क्वेश्चन का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है लॉन्ग का, इसका हम लोग दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में अंतर बताना है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा या रोधकता जो है के बीच में क्या अंतर है। तो सक्रिय और निष्क्रिय जो रोधकता है इसमें हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट में कि सक्रिय जो है रोधकता में लिखना होगा कि शरीर इसे स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली से विकसित करता है, यानी शरीर का इम्यून सिस्टम सेल्फ इसको डेवलप करता है। दूसरा उसमें लिखेंगे निष्क्रिय वाले में कि किसी अन्य स्रोत से तत्काल एंटीबॉडी प्राप्त करना, इसके चलते जो है या करने से ये डेवलप होता है, निष्क्रिय रोधकता डेवलप होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जो है जो किसी रोग का वैक्सीन लिए हुए है और उसका जो है ब्लड जो है चढ़ा दिया गया किसी व्यक्ति में, तो उसके अंदर जो प्रतिरक्षा डेवलप था, एंटीबॉडी जो बना हुआ था, ये इसमें चला आया, तो ये निष्क्रिय है। और उसके बाद जो है इसमें दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे कि प्रारंभ समय यानी स्टार्ट समय कैसा है, इसका स्टार्ट टाइम जो है धीमा, यानी धीमी गति से जो है ये काम करता है। और इसका जो है स्टार्ट टाइम या ऑनसेट कैसा है, तो तुरंत काम करेगा। उसके बाद इसमें अवधि जो है लंबे समय तक काम करेगा, लेकिन निष्क्रिय रोधकता जो है लंबे समय तक काम नहीं करेगा, ये अल्पकालिक होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए कुछ समय तक काम करेगा। इसमें मेमोरी में जो है रहता है और इसमें मेमोरी में जो है नहीं रहता है, यानी स्मृति जो है में रखे रहता है। और इसमें किसी तरह का स्मृति नहीं है क्योंकि ये तो बाहर से आया है कुछ समय के लिए, तो स्मृति में नहीं रहता है। इसका उदाहरण हो गया क्या, तो इसके उदाहरण में संक्रमण से रोधक ठीक होना, यानी किसी बीमारी जो है, किसी रोग का बीमारी हो गया, अब उसके प्रति जो है आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गया, या फिर वैक्सीन टीकाकरण द्वारा वैक्सीन लेकर एंटीबॉडी बनाए हैं, तो ये आपका सक्रिय रोधकता है। और इसमें जो है कहता है कि माँ के दूध से प्राप्त एंटीबॉडी, या तो मदर्स के
मिल्क से आया है, या फिर जैसे अभी बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आया, दूसरे व्यक्ति में बना हुआ एंटीबॉडी चला है आपके अंदर, और या एंटी सीरम जो है का इंजेक्शन लेने से जो है वो निष्क्रिय रोधकता जो है वो विकसित होता है। तीसरा अंतर जो है वो लिखना है इंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म के बीच में अंतर लिखना है, जिसको हिंदी में भ्रूणपोष और परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो भ्रूणपोष हम लोग जानते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गैमीट जाता है, एक मेल गैमीट तो एक से फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, और दूसरा मेल गैमीट जो है बीच वाले लार्ज सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इससे फ्यूज करता है, और इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो है प्राथमिक इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म में प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है। यही बाद में निषेचन के बाद बदल जाता है किसमें, भ्रूणपोष में, ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो भ्रूणपोष जो है का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष से, जो कि ट्रिप्लॉइड था, इसलिए भ्रूणपोष भी कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। एक जो है न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल गैमीट का था, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के n+n जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे, तीनों न्यूक्लियस के फ्यूज करने से बना है, इसलिए कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। इसका उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, तो इसका उत्पत्ति जो है पेरिस्पर्म का उत्पत्ति अंडक के न्यूसेलस यानी ओव्यूल का जो न्यूसेलस है उसके सेल से ये विकसित होता है। तो अंडक का न्यूसेलस जो है 2n है, इसीलिए ये जो है 2n होगा, और ये कैसा होगा, 3n होगा। ट्रिप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड है, त्रिगुणित द्विगुणित। उसके बाद इसको कहता है कि विकसित हो रहा है भ्रूण के लिए भोजन संचित करता है, ये जो है फूड को स्टोर करके रखता है, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। और ये कहता है ये भी भोजन का भंडारण करता है, लेकिन मातृ उत्पत्ति वाले कोशिका से, ठीक है। तो ये भी जो है भोजन का भंडारण करता है। तीसरा जो है कहता है कि अधिकांश एंजियोस्पर्म्स जो है में सामान्यतः जो है ये पाया जाता है, जितना एंजियोस्पर्मिक पौधा है, आवृतबीजी पौधा है, उसमें जो है ये ट्रिपल फ्यूजन होता है और इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और ये जो है कहता है कि सिर्फ वैसे ही बीजों में पाया जाता है जो नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, जिसमें इंडोस्पर्म नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल में हो गया काली मिर्च, ब्लैक पेपर और कॉफ़ी इत्यादि। ये हो गया हमारा डिफरेंस किसके बीच, इंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म के बीच। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जेनेटिक कोड, डिस्क्राइब इट्स सैलिएंट फीचर्स। आनुवंशिक कूट या आनुवंशिक कोड क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें जो है पहले परिभाषा लिख देंगे कि आनुवंशिक कोड क्या है। तो आनुवंशिक कोड या आनुवंशिक कूट जो है नियमों का वैसा समुच्चय है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसके द्वारा डीएनए या आरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम प्रोटीन में जाने वाले एमिनो अम्ल के क्रम में अनुवादित होता है। तो ये हो गया इसका परिभाषा, हो गया डेफिनेशन हो गया। अब कहता है कि इसका मुख्य विशेषता देख लेते हैं। तो मुख्य विशेषता क्या है, तो पहला कहता है कि यह ट्रिपलेट होता है, अर्थात 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है। दूसरा कहता है कि अस्पष्टता नहीं होती है, यानी यह जो है नॉन एम्बिगुअस होता है। और तीसरा जो है यह डिजेनरेट होता है, अर्थात एक एमिनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन्स हो सकते हैं। अब कहता है चौथा में कहता है कि यह यहाँ प्रारंभ एवं समापन संकेत होता है, यानी यह जो है प्रारंभ और समापन संकेत देता है। इसके पास स्टार्ट कोडॉन है और टर्मिनेट कोडॉन है, यानी जब स्टार्ट कोडॉन होगा तो यहाँ से जो है बनना शुरू होगा, और टर्मिनेट कोडॉन होगा तो वहाँ पर अब बनना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है अगला हमारा जो फीचर है, कहता है कि यह असंपर्की नॉन
ओवरलैपिंग होता है, यानी दो कोट्स एक के जो बेस हैं ये ओवरलैप नहीं करते हैं। छठा नंबर में लिखेंगे कि यह कॉमा रहित होता है, यानी लगातार होता है, बीच में कॉमा नहीं होता है, विराम नहीं है इसमें किसी तरह का। और अगला जो है लिखेंगे कि यह सर्वव्यापी होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। तो ये 6-7 विशेषता है जो आपको लिख देना है कि अनुवांशिक कोड जो है इसका क्या क्या विशेषता है। अगला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 5वां नंबर, यह है डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन रोल ऑफ हार्मोन्स ऑल्सो। कहता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें और इसमें हार्मोन्स की भूमिका को भी बताएं। तो पहले तो जो है बताना होगा कि शुक्राणु जनन क्या है। तो शुक्राणु जनन जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शुक्राणु अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होता है? तो यह प्रक्रिया जो टेस्टिस यानी वृषण है इसके अंदर जो सेमिनिफेरस नलिका है इसके अंदर होता है। और कहता है कि ये तो बता दें कि यह प्रक्रिया वृषण के जो है सेमिनिफेरस नलिकाओं में अंदर होता है और इसमें कोशिका विभाजन एवं विभेदन की प्रक्रिया शामिल है। इसमें सेल डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन विभेदन होता है। तो ये बहुत सारा स्टेप में बटा हुआ है, 4 स्टेप में पूरा प्रक्रिया बटा हुआ है। तो इसके अवस्थाओं को देख लेते हैं। तो अवस्था में कहता है कि पहला अवस्था जो है गुणन की अवस्था यानी फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा कि सेमिनिफेरस जो नलिका है इसके दीवार में उपस्थित जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं डिप्लॉयड, इनमें समसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे सेल्स बनते हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ये भी द्विगुणित होते हैं। अब इसके बाद वृद्धि की अवस्था आती है, फेज ऑफ ग्रोथ आता है। इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो है आकार में बड़े हो जाते हैं और अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। तो केवल साइज बढ़ा है, यहाँ किसी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है, तो सेल हमारा कैसा रह जाएगा? द्विगुणित रह गया। तीसरा अवस्था जो है वो है फेज ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन की अवस्था। और इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्मेटिड्स में बदलेगा। लेकिन कैसे? मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 अर्धगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और फिर इनमें जब मियोसिस सेकेंड होगा तो 4 अर्धगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। अब अंतिम अवस्था है विभेदन का, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटेलियोसिस कहते हैं। इस अवस्था में जो हमारा सेल है अब अपना रूप बदलेगा, यानी मेटामॉर्फोसिस है एक तरह का। और इसमें क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड्स अपना आकृति बदलकर अब शुक्राणु का रूप ले लेते हैं, हेड बन जाएगा, नेक बन जाएगा और उसके बाद जो है बॉडी होगा, टेल होगा, यानी आकृति बिल्कुल चेंज कर दे। इसीलिए इसको विभेदन की अवस्था कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो 4 अवस्था हम लोग देखें तब जाकर जो है शुक्राणु का निर्माण होगा। अब इसमें कहेगा कि भूमिका बताइए हार्मोन का। तो कौन कौन सा हार्मोन का भूमिका है? तो सबसे पहले तो देखेंगे GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है और ये आकर पिट्यूटरी पर काम करता है ताकि पिट्यूटरी जो है वो FSH और LH रिलीज करे। FSH क्या करेगा? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकला है यह कहता है कि जो शुक्राणु जो है जनन को ये जो है सहायता देता है, यानी उसको सपोर्ट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको शॉर्ट में ABP कहते हैं, कहता है कि उत्पादन को प्रेरित करता है। तो 2 काम इसका हो गया। और तब LH जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा? तो जो टेस्टिस के अंदर जो कैविटी था उसमें जो है कहता है जो लेडिक सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इसको टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए जो है प्रेरित करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? तो टेस्टोस्टेरोन का काम हो गया कि ये जो है ऐसे तो क्या कहते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन मेनली कहाँ पर? तो नीचे का जो अर्धसूत्री विभाजन वाला अवस्था है और जो स्पर्मियोजेनेसिस का अवस्था है, मेनली इसी 2 प्रक्रिया में जो है ये भाग लेता है। चलिए, तो हमारा लॉन्ग का जो है लास्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है इसमें से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। पहला क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यानी परागन के प्रकार। दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन।
और तीसरा है प्लियोट्रॉपी, यानी इंग्लिश में जो है प्लियोट्रॉपी कहा जाता है, हिंदी में बहुल प्रभाव कहा जाता है। तो इसमें से किसी दो पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो पहला हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागन के प्रकार। इसमें लिखना होगा कि परागन की प्रक्रिया जो है दो प्रकार की होती है, स्वपरागन और परपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? तो जब किसी पुष्प के एंथर से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं। अगर उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो इसको ऑटोगेमी कहते हैं, और अगर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको जीटोनोगेमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो जब किसी पुष्प के एंथर से निकला हुआ परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है, यानी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में परागन हो रहा है सेम स्पेसीज का, तो इसको जो है परपरागन कहते हैं। परपरागन को एलोगेमी या जेनोगेमी भी कहा जाता है। तो ये सेम फ्लावर में हो रहा है, यानी एक ही पौधे के दो फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, और ये जो है एक ही प्रजाति के दो डिफरेंट पौधे हैं, अलग अलग पौधे हैं के फ्लावर के बीच में हो रहा है। तो ये हो गया स्वपरागन और परपरागन में अंतर हो गया। अब कहता है दूसरा हमारा है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन का पूरा 5 स्टेप आपको पढ़ाए थे क्लास में, जिसमें कि 5वां स्टेप था फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में जितना बात लिखे हैं सब इसमें लिख देना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में लिखना होगा कि जो एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है, इसके अंदर जब पराग नलिका पॉलन ट्यूब प्रवेश करता है तो इसके टिप पर उपस्थित दोनों नर युग्मक जो है एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाते हैं। तो इसमें से एक नर युग्मक जो है अंडाणु से जो है फ्यूज करता है। इस प्रक्रिया को निषेचन या सिंगेमी, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं। और दूसरा जो है नर युग्मक जो है बीच वाले बड़े कोशिका से फ्यूज करता है, जिसमें 2 केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इससे फ्यूज करता है, और इस प्रक्रिया को जो है ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित जो है सेल बनता है, इसको जाइगोट कहते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित कोशिका बनता है जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राथमिक भ्रूणकोश कहते हैं। और चूंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर दो जो है निषेचन हो रहा है, कौन कौन सा? फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन कहते हैं। यह जो है केवल एंजियोस्पर्मिक पौधों का ही गुण है, और इसे किसके द्वारा बताया गया था? तो नावास्किन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। ये हो गया। और उसके बाद प्लियोट्रॉपी पर जो है आपको अगर लिखना होगा, ठीक है, बहुल प्रभाव में तो प्लियोट्रॉपी में क्या लिखेगा? तो जब एक ही जीन कई अलग अलग लक्षणों को प्रभावित करता है तो इस घटना को बहुल प्रभाव कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहता है कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है, इसका जो जीन है सिकल सेल जीन जो है, ये अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। कैसे? एक तो जो है कहता है कि हीमोग्लोबिन जो है के संरचना को प्रभावित करता है। दूसरा मलेरिया के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। और तीसरा जो है कहता है कि कैसे प्रभावित करता है, तो ये जो है शरीर में एनीमिया उत्पन्न करता है, यानी एनीमिया जो है उत्पन्न करने में भाग लेता है। तो 3 तरह से जो है यह जीन जो है प्रभावित कर रहा है। एक जीन है लेकिन एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो इस तरह के घटना को प्लियोट्रॉपी या बहुल प्रभाव कहा जाता है। तो ये रहा हमारा 6 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपको परीक्षा में 3 लिखना रहेगा। 6 क्वेश्चन पेपर में रहेगा, इसमें से 3 आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये हमारा जो वीडियो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है जारी किया गया था, इसका शॉर्ट और लॉन्ग जो है क्वेश्चंस का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो जाकर चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।